अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यूट्यूबर सादिया लाइफ़स्टाइल विद सादी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। तो जनाब आज जो हमारे साथ जो पर्सनैलिटी कह लें या जो हस्ती कह लें या जो पब्लिक फ़िगर हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। वो अपने आप में एक पूरी किताब रखते हैं। तो वो जी एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, लेक्चरर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी हाँ, ये चीज़ें तो हमें मालूम है और वो क्या-क्या है और क्या-क्या करते हैं, ये अभी हम उन्हीं से जानते हैं। तो जी हमारे साथ पाकिस्तान से सरगोदा से मौजूद हैं सलमान हुसैन पराचा। अस्सलाम वालेकुम जी सलमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ही जेनरस किस्म का जो है इंट्रोडक्शन दे दी है। पता नहीं शायद मैं इतना सब कुछ हूँ भी कि नहीं हूँ, लेकिन आपने माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो की है। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ को जो है ना, वो जो है उसे क्या कहते हैं कि भई सब कुछ को निभाने की कोशिश करूँ, कि मैं निभा सकूँ कि जो कुछ आपने कहा है। नहीं, बिल्कुल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ापन यही होता है कि वो अपने आप को हमेशा यही सोचे या यही देखे कि मुझे बहुत कुछ आगे सीखने की या करने की ज़रूरत है। लेकिन वाक़ई आप हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। स्पेशली जो पेरेंट्स भी इस वक़्त मौजूद हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए या कोई भी क्वेश्चन्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएँ जी कोरोना, आजकल तो जो बात हो रही है वो कोरोना के बारे में हो रही है। तो पाकिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन है और लॉकडाउन कैसे जा रहा है? अच्छा, टू स्टार्ट विद मैं आपको ऑब्वियसली देखें, हर मुल्क में कोरोना के हिसाब से काम हुआ। हमारे मुल्क में भी जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे जो थिंक टैंकर्स हैं, उन्होंने उसके हिसाब से चीज़ों को प्लेस आउट किया, देखा, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई और अल्लाह का शुक्र है हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हर जगह की हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं थी कि हम मज़ीद लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकते। हमें अपने उसको देखना था कि हम अपनी जो हमारी जो वो है हमारी यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, हम उस इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहरहाल उस सब जी। कुछ के सूरत-ए-हाल के अंदर हमने कर लिया। लेकिन एक बड़ी जो तशवीशनाक और परेशान-कुन बात है, वो ये है कि शायद बहुत ज़्यादा हमने इस बीमारी की नेगेटिव वाइब्स लोगों में फैला दी हैं। और जी। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जो लोग ठीक होना चाह भी रहे हैं, वो इतनी नेगेटिविटी सुन लेते हैं कि उसके बाद उनका मोराल जो है ना, वो हाई होने के बजाय वो लो हो जाता है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा, उसने कहा कि आप ज़िंदगी की हर अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, अगर आपका माइंड आपका साथ दे रहा है। अगर आपका जी। माइंड आपका साथ नहीं दे रहा और वो आपको बार-बार ये पिंच कर रहा है कि नहीं तुमने बचना नहीं है, तुमने बचना नहीं है, तो फिर जो है ना वो आप टोटली आप गेम से आउट हो जाते हैं। सो हाँ। बड़ी ज़बरदस्त बात संदीप माहेश्वरी ने कही, इंडिया के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि जो कुछ हम नेगेटिव वाइब्स फैलाते हैं या हम जो कुछ उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, क्या हमें किसी ने कहीं पे पीएचडी की डिग्री दे देनी है? नहीं देनी ना किसी ने जी। पीए किसी ने कल को ये तो नहीं कह रहा कि सलमान सलमान पराचा जो है वो पीएचडी इन कोरोना है, कोरोना स्पेशलिस्ट है, जी। तो ये तो किसी ने डिग्री नहीं देनी। तो फिर हमने जो कुछ पढ़ लिया हम उसके हिसाब से ही अपनी करें और हम उस हिसाब से ही जो है वो चीज़ों को ठीक करें, लोगों तक पॉज़िटिविटी फैलाएँ, पॉज़िटिव वाइब्स फैलाएँ, बजाय ये कि हम परेशान-कुन जो है वो वाइब्स फैलाएँ। हाँ, वो तो कहा जाता है ना कि बहुत कम लोग साँप के डसने से मरते हैं, ज़्यादा लोग साँप के खौफ से ही मर जाते हैं। यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है कि लोग डर इतना रहे हैं, इतना खौफ़-ओ-हरास फैल चुका है कि वो हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो रहा है या वो खौफ से हम लोग वैसे पहले ही मरने से पहले ही मरे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला बिल्कुल। हमें इस आफ़त से और इस वबा से निजात दिलाए। चलते हैं जी आमीन। एजुकेशन की तरफ और आपका इतना एक पाकीज़ा अल्लाह ताला ने उस्ताद को तो इतनी वो एक शान बख्शी है या इतना रुतबा बख्शा है। तो जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने का आपका जब किस तरीके से आप आए? आपको बचपन से शौक था? आपके घरवालों ने आपको इस चीज़ की तरफ माइल किया या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे जी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ चलना है? अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार सी बात है कि एजुकेशन सेक्टर में आना ना मेरा कभी सोचा था, ना कभी पुराना पैशन था।
ना कभी ऐसा कोई ख्याल था कि जाना है। एजुकेशन सेक्टर में मैं बिल्कुल एक्सीडेंटली आया हूँ, जिसे कहते हैं ना कि भाई एनजी गड्डी बज गई। मेरी भी इसी अच्छा। तरह बिल्कुल लाइफ में यूनिवर्सिटी ऐसी आ गई, वो इस तरह से आ गई कि बेसिकली मैं जो है वो अपनी जब एजुकेशन हासिल कर चुका था तो मैं लाहौर में काम कर रहा था एक जगह पे। तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे सीट्स आई हैं, तो मैंने अप्लाई किया और इंटरव्यू हुआ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। लेकिन द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन मैंने लेक्चर दिया अपनी क्लास में जाके, द डे आई एज्यूम, मैंने जो सोचा हुआ था, जो मेरी जो थिंकिंग थी कि शायद मैं अच्छा टीचर नहीं बन सकता, मुझे तब पता लगा कि नो, आई कुड बी अ गुड टीचर। क्योंकि मैं बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि टीचर का कमाल क्या होता है, टीचर का कमाल ये होता है उसको बातें बनानी आना चाहिए बस। उसने जो हम कहते हैं ना कि जब म्यूजिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ताल से ताल मिलनी चाहिए, इसी तरह टीचर का भी कमाल है कि वो अपनी बात की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से बनाता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और किस तरीके से बच्चे जो हैं उस बात से कन्विंस हो जाते हैं, बच्चे उस बात से कंसंट्रेट होते हैं। तो मैं बिल्कुल इसी जी। तरीके से एक आया था, लेकिन बाद में मुझे ये डिस्कवर हुआ कि मेरा पैशन ही ये था, मुझे पैशन ही ये था कि मैंने किस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, लोगों को पढ़ाना है, बताना है, समझाना है, गाइड करना है, मेंटोर करना है। क्योंकि बेसिकली देखें, किताबें भी होती हैं पढ़ने के लिए। आप किसी को भी किताब दे दें, उसको कहें कि ये पढ़ के आ जाओ, तो वो उसको पढ़ के उसके कॉन्सेप्ट सीख लेगा। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या आपने उनको इस हद तक स्किलफुल बनाया कि वो जो किताबें जो पढ़ रहे हैं उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। आपने अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उस चीजों को, उन थ्योरीज को किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनके फॉर्मुलेट उनको करते हैं, दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो एग्जैक्टली मेरी यही कोशिश थी पहले दिन से ही, जब मैं आया, कि मैं कोशिश ये करता था कि मैं बच्चों को बताऊं कि आपने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। थ्योरेटिकल तो चीजें आप भी आकर पढ़ सकते हैं, आपको किताब दे जाए, आपको रेफरेंस टेक्स्ट दे दिए जाए, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन आपको ये सिखाएगा कि उस थ्योरी को हमने प्रैक्टिकल नॉलेज में किस तरीके से एप्लीकेबल बनाना है। तो ये बेसिकली काम हुआ, और इस तरीके से जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए ही थी और मैं इसी इंडस्ट्री के लिए बना था। आपकी बात से मैं ये बिल्कुल सहमत करती हूँ यहाँ पे। और मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग यूके में रहते हैं, कोई भी बंदा अगर हमने डिग्री खत्म की है या कोई भी क्वालिफिकेशन लिया, अब स्ट्रेट अवे हम किसी भी टीचिंग के डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। अगर आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, हमें एक प्राइमरी की स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, हमें वो कोर्सेज कंप्लीट किए जाते हैं कि हमारी ऑडियंस या हमारे बच्चों को हमने 5 ईयर से ऊपर तक या किस तरीके से हमने उनको पढ़ाना करना है। सेकेंडरी के लिए एक और लेवल होता है, कोर्सेज होते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए अपग्रेड करते हैं टीचर्स को, कि उनको अंडरस्टैंड होना कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को किस तरीके से हमने आगे लेके जाना है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है, या गवर्नमेंट को इसके ऊपर कितना वर्क करना ज़रूरी है कि अगर एक टीचर है, अगर वो कोई किसी उस ख़ास सब्जेक्ट के का होना, उसको तालीम होना उस सब्जेक्ट के बारे में, और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, एक ऑब्वियसली वो एडल्ट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ डील करना, ये कितना ज़रूरी है एक टीचर के लिए समझना ये चीज़, और कितनी उसकी जॉब आसान हो सकती है अगर ये कोर्सेज़ या ये चीज़ें चलें तो? अच्छा, ये बात बड़ा आपका जबरदस्त क्वेश्चन है कि भाई क्या ऐसा है कि आपने जब किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपका अपना इतना नॉलेज है कि आप उसको वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं और उसको उस हिसाब से प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात बता सकते हैं। तो यस, ये पाकिस्तान में ये ऐसा है कि अब जो है वो एचईसी की ये रूलिंग है कि आप लेक्चरर तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आप एमफिल ना हो, यानी कि एमएस इन मैनेजमेंट साइंसेज या एमएस ना कर लें आप। अच्छा, अब एमफिल का मतलब ये होता है कि आप एमफिल क्रिएट करने का मतलब ये है कि रिसर्च वर्क क्रिएट करना, रिसर्च स्टडीज के ऊपर बातचीत करना, वो अपने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अपने यानी कि पेपर्स शाया करते हैं, उनसे चेक करते हैं, अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करके, मुख्तलिफ थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करके वो इस हद तक कैपेबल होते हैं कि बाद में वो नॉलेज शेयरिंग कर सकें। अच्छा, लेकिन साथ के साथ दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये तो मैंने आपको एक साइड ऑफ द पिक्चर बताया, लेकिन दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि ये भी होता है कि बास फील्ड जैसे बिजनेस फील्ड है, और हम बिजनेस में जब हम पढ़ा रहे हैं किसी को, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, या हम जो है उसमें जब हम उसमें बीबीए के अंदर या एमबीए के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो तब हमने ये भी देखना होता है कि हम अगर उसको इसके लिए कैपेबल बना रहे हैं कि तुमने बिजनेस करना है,
तो क्या हमने खुद भी बिजनेस करके देखा है कि नहीं देखा? तो इसके ऊपर फिर ये होता है कि फिर मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं वो फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स खुद उन्होंने किए होते हैं और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बेस पे वो बच्चों से भी प्रोजेक्ट्स उसी तरीके से करवाते हैं। तो ये फिर इस तरीके से ये नॉलेज शेयरिंग जो है वो चल रही होती है। यानी कि इसमें कतई नजर इससे बात के एक टीचर के पास मेन प्री रिक्विजिट है कि नहीं है, मेरा इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि टीचर के पास अगर मेन प्री रिक्विजिट है और उसके साथ उसके पास कुछ एडिशनल स्किल्स हैं तो वो जरूर हेल्पफुल जरूर क्रिएट करती हैं और वो बच्चे को उस हद तक कन्विंस करना, उसको उस हद तक उसकी डेवलपमेंट करना वो हो जाता है और वो उससे डेवलप होता है। बहुत अच्छी बात। और जैसे उस्ताद टीचर जो हैं पुराने जमाने में, अगर हम जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है हमारे प्रॉफिट से लेके हर जमाने में जैसे जैसे आगे जा रहा है, उस्ताद की एक बहुत बड़ी इज्जत समझा जाता था। उनसे वो सवाल करना कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों ना किया, ये नहीं किया जाता था। आजकल जैसे बच्चों के राइट्स बहुत हो चुके हैं, टीचर्स के पास वो राइट्स नहीं रहे। कितनी चीजें वो चाहे वो समझाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की आने की वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं। तो उस्ताद की ये कितना जरूरी है कि ये बच्चों को या ये बताया जाए कि उस्ताद का कितना एक रुतबा है या मर्तबा है, ये कम होता जा रहा है। तो ये कितना जरूरी है कि ये अंडरस्टैंड किया जाए कि बाकी प्रोफेशंस की तरह टीचर्स को भी ऊपर लेके जाए आया जाए। अच्छा, मैं इसके इसके ऊपर ना मेरा बहुत ही एक डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट माइंडसेट है। और अब आपने क्योंकि ऐसा सवाल पूछ लिया है, इस सवाल के लिए मैं पहले ही बड़ा माजरत खा हूँ। और अगर मेरे किसी भी जजमेंट से कोई भी नाराज होता है तो मैं उससे पहले ही माजरत कर रहा हूँ। लेकिन ये बात करना बड़ा जरूरी है। वो बात जरूरी ये है कि हमने जैसे जैसे अगर पता देखें, हमेशा याद रखें कि दो सेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर काम कर रहा होता है और एक प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होता है। जी अच्छा, आपने जो ये सारी बात की है, ये सारी बात आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी जी पब्लिक सेक्टर में चले जाएं, ये बात जी जी बिल्कुल आपकी गलत साबित होगी। लेकिन एग्जैक्टली यही चीज आप उठाकर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप प्राइवेट किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाएं, तो वहां पे आपको ये चीज 10 टाइम्स एक्स्ट्रा महसूस होगी। द रीजन बिहाइंड कि जब भी आप एजुकेशन को इज अ सोर्स ऑफ अ बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो जाहिर बात है फिर देखें ना, फिर आप जाएं किसी दुकान से कोई चीज खरीदें, पैसों की खरीदें, और आप जब उसको चीज को पैसों की खरीदेंगे और उस चीज में कोई फॉल्ट होगा तो आप जाके दुकानदार को वो चीज वापस करेंगे ना। जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चा ये समझता है कि ये कॉलेज स्कूल हमारे पैसों से चलता है, तो अब हम जो मर्जी आए, हम जो मर्जी करें, हमारी हमारी मर्जी है, हमारी बादशाहत है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें सेटअप होंगी, ऐसे सेटअप नहीं होंगी। इसी वजह से नुकसान ये होता है कि आप उठाकर देखेंगे कि चंद प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि टीचर की जो रिस्पेक्ट है उसमें कमी आना शुरू होती है। अच्छा, इसी के बिल्कुल बरक्स आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, किसी भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपकी जो यानी कि आपने जो फीस पे की होती है, क्योंकि वो आपने ऑब्वियसली सब्सिडाइज फीस पे की होती है और आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे उसका दर्जा बिल्कुल 10 टाइम दूसरी तरफ उसका होता है। वहां बच्चे को पता है कि मैं लोगों के टैक्स के पैसों से पढ़ रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरिट के ऊपर एडमिशन दी है, इस यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरिट पे रखा है, अब इस यूनिवर्सिटी में मैंने जो है वो अच्छे तरीके से वर्किंग करनी है। और जाहिर बात है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा भी कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकता, कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर सकता, उसको पता है कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम किया, सॉरी, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ये लिया कि उससे 10,000 का फाइन ले लिया, 5,000 का फाइन ले लिया, लेकिन उसको आप रस्टिगेट नहीं करते, उसको आप निकालते नहीं है। बड़े कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपने रस्टिगेट किया होगा। तो उसका नुकसान क्या होता है कि बच्चे को होता है कि ठीक है यार, पैसे दे के जान छुड़ाओ, अस्सलाम वालेकुम, घर को जाए। बिल्कुल। कितनी अच्छी बात की आपने कि हर जगह पे एक जैसा माहौल नहीं होता। कभी-कभी हम अपने घरों से वो चीज़ें दे रहे होते हैं बच्चों को और बाद में हम टीचर्स पे ब्लेम कर देते हैं कि जी आपने कुछ सिखाया नहीं है, आज हमारा तालीमी सिस्टम ऐसा है। तो ये चीज़ें हम हमारी तरफ से भी अच्छी और बुरी चीज़ें जा रही होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में या कहा जाता है कि तालीम का रुझान बहुत कम है, तालीम का रेशियो बहुत कम है। उसी हिसाब से तालीम जो याफ्ता बच्चे हैं, जो डिग्रीज़ लेके जाते हैं,
वो जॉब्स के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। इतने इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारी तालीमी अदारों का ये फर्ज बनता है कि उनके लिए कैरियर काउंसलिंग की जाए या उनको ये बताया जाए कि आगे उनको किस तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं या हेल्प करनी चाहिए? अच्छा चलिए, आपने अगला सवाल भी, आप भी माशाल्लाह लगता है पूरी तैयारी से आई हैं। आपने भी सारे सवाल जो है ना वो सही चुन के बनाए हैं, जिस पे मुझे ये डर लग रहा है कि बाद में इस इंटरव्यू के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मैं आपको अगेन ही बता देता हूँ कि इसके ऊपर भी ओपिनियन बहुत डिफरेंट है। उसके ओपिनियन ये है कि ये हमेशा बात याद रखें, ये जिम्मेदारी हमेशा रियासत की होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये देखे आपको इस तरीके से आपकी चीजों को क्रिएट करे कि आपको ये पता लगे कि आपने कौन सा करियर लाइन चूज करनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग सेंटर का तस्वुर भी नहीं है। यानी कि ये तो दूर दूर की बात मैं कर रहा हूं कि भाई मैं ये कहूं कि यहाँ पे कोई करियर काउंसलिंग सेंटर है, यहाँ पे कोई ऐसा करियर काउंसलिंग सेंटर नहीं हमने बनाने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट भी मौजूद है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कि हमने करियर डेवलपमेंट सेंटर्स के नाम के तहत हमने सेंटर बनाए। वहां पे हमारा सेंटर बनाने का मकसद ही ये है कि हम बच्चों को कैपेबल बना सकें, उनको स्किलफुल बना सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें कि वो अपनी करियर लाइन चूज कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये काम जो करियर काउंसलिंग वाला है, ये काम ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, ये काम शुरू में होते हैं, ये काम आपकी बेसिक प्राइमरी स्टडीज के बीच में होता है। ये काम आपने जिस वक्त बैचलर्स में आना है तब तक तो आपने 14 साल की एजुकेशन हासिल कर ली होती है, तब तक तो आपने ये देख लिया होता है कि एफएससी प्री मेडिकल आपने रखनी है, तो उसके बाद आपने डॉक्टर बने, आपके उसके बाद फील्ड जो है वो कन्फाइंड हो जाती हैं, कंसाइज हो जाती हैं। लेकिन आपने ये बात पहले ही क्यों ना देखी? मतलब मैं आपको बड़ा मजेदार सा एक वाकया सुनाता हूँ कि कुछ अर्सा पहले जब मैं यूनिवर्सिटी था, शुरू में यूनिवर्सिटी लाइफ में गया, तो मुझे ये हुआ कि टीचिंग में जब गया तो मैंने कुछ एक दो ऐसी बातें कर दी, तो मुझे एक बच्चे ने आकर कहा कि सर मैं जो है ना वो तो इस लाइन में नहीं था, मैं तो कोई और लाइन लेना चाह रहा था। अच्छा, मेरा क्लास में जब भी मैं शुरू में कोई नया सेमेस्टर जाता हूँ तो मेरा पहला काम ये होता है, मैं बच्चों से ये पूछता हूँ कि कौन यहाँ मर्जी से पढ़ रहा है और कौन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा। मैं अब आपको जो फैक्ट बताने लगा हूँ, फैक्ट ये है 50% से ज्यादा बच्चे मुझे ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस करियर लाइन में नहीं आए। 50%, यानी कि मुझे ये बताएं कि अगर 40 की क्लास है, 40-45 की क्लास है, उसमें से 20 बच्चे ये कह रहे हैं कि बस हमारे पास और इस वक्त कोई फील्ड नहीं थी, या बस हमें ये समझा कि शायद इस वक्त मार्केट की नीड यही है तो हम इस फील्ड में आ गए। अच्छा, उस बच्चे ने मुझे बताया कि जी कि मैं तो इस फील्ड में, मैं कहाँ जाना चाहता था? कहता मैं सर आर्ट्स में जाना चाहता था, फाइन आर्ट्स में, और मुझे ना इंटीरियर डिजाइनिंग का बड़ा शौक है। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके पेरेंट्स से बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की। बहरहाल वो कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने वो अपनी करियर लाइन छोड़ के वो उधर चला गया, और अब जो है वो माशाल्लाह वो उसके अपनी फील्ड के अंदर कमालात कर रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम एक तो माजरत के साथ, जितने भी मेरे वालिदैन सुन रहे हैं, हमारे वालिदैन में ये है कि हम जिसकी भी बात सुनते हैं ना, हम वो अपने बच्चे पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप अपने घर में अंदाजा लगा लें कि अगर किसी बच्चे ने कोई करियर लाइन चूज करनी है, तो आपके पास अगर एक अंकल आपके करीब के जानने वाले बिजनेसमैन है, तो वो आकर आपको ये कहेंगे कि बेटा बात सुनो, नौकरी शोकरी में कुछ नहीं रखा, बेटा आपने करना है बिजनेस। अच्छा, अगले ही दिन ऐसे कोई अंकल होंगे जो इंजीनियर होंगे, तो वो आकर आपको ये कहेंगे कि बेटा बात सुनो, बात यह है कि पाकिस्तान में जीना है तो फिर इंजीनियर बनो ताकि कुछ कल को कुछ पैसे भी कमा सको, कुछ अपनी रोजी रोटी भी कमा सको। कोई और साथ वाला होगा, वो डॉक्टर होगा, तो घर आके आपको ये कहेगा कि डॉक्टर बने। कोई और होगा वो कोई, तो हर बंदा अपनी लाइन, अपनी जो उसकी अपनी लाइन ऑफ प्रोफेशन है उसके बारे में आपको इम्पोज कर रहा होगा, आपको उसके ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा होगा। और कोई बंदा पाकिस्तान में, मैंने एक पिछले दिनों एक जगह पे ये कहा कि पाकिस्तान में ऐसा है कमाल, हमारा कमाल ये है कि जिस बच्चे ने लाइन चूज करनी होती है अपनी करियर लाइन, सिवाय उसके
बाकी सबको पता होता है कि उससे किस फील्ड में जाए, उस बेचारे को नहीं पता होता कि उसने किस जी फील्ड में जाए। तो जी हमारा अनफॉर्चुनेटली ये एक डायलेमा है कि हमने कभी भी ये नहीं देखा कि जो है वो हम हमेशा ये समझते रहे कि स्कोप फील्ड का होता है, जबकि बात जी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। स्कोप हमेशा बंदे का होता है, फील्ड का तो कोई कभी स्कोप हुआ ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर आप अंदाजा लगा सकें कि जब एक जमाने में हमारे डैम्स बन रहे थे तब हमें इंजीनियर्स की जरूरत थी, और तब जी हमें इंजीनियर हमने बनाए, हमने पैदा किए, सारा कुछ हमने क्रिएट किया। उसके बाद जब डैम बन गए तब वो बाकी इंजीनियर्स कहाँ गए? मतलब मार्केट सैचुरेट कर गई ना, मार्केट ओवरफ्लो कर गई जी जी आपकी। जी जी अच्छा, इसी तरीके से मसला ही ये होता है हमारे यहाँ कि हम लोग ये समझते हैं कि यार अब आजकल आजकल दौर है आईटी का। अब आजकल जिससे जी भी आप पूछेंगे वो कहेगा जी मैंने तो कंप्यूटर साइंस करना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करनी है, मैंने ये करना है। अब इस वक्त इसका बूम चल रहा है, इस वक्त इसके बूम, तो हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि फील्ड का स्कोप है, जबकि बात इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। कभी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, हमेशा स्कोप बंदे का होता है। और वो जी बंदा अपना नाम अपनी आप अपनी खुद पैदा करता है मार्केट के अंदर, उससे बिल्कुल। अपने आप को खुद अपने आप को क्रिएट करके देता है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली जी जी, इसीलिए वो कहते हैं ना कि अगर एक गलत बंदा गलत फील्ड में चला जाए तो वो पूरी फील्ड ही तबाह हो जाती है। तो फिर कहा जाता है कि ये डिपार्टमेंट ही गलत है। यहाँ पे क्योंकि वो बंदा उस चीज़ के लिए बना ही नहीं होता, तो इसलिए वो बिल्कुल। चीज़ें डाउनफॉल पे चली जाती हैं। और वो कासिम अली शाह कहते हैं ना, अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए, तो फिर आप में जो आपका हीरा होता है ना आपके अंदर का, वो चमक के निकलता है। तो आपने बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे कर दी। अभी चलते हैं जी आपके कारोबार की तरफ, बिजनेस की तरफ। आपके स्टूडेंट्स तो बहुत लकी हैं जिनको आप जैसे उस्ताद मिले, जो कि एक प्रैक्टिकल फील्ड में भी हैं और वही चीजें आप अपने स्टूडेंट्स को भी टीच करवाते हैं। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आजकल जैसे इतनी इनसिक्योरिटीज होती हैं फाइनेंशियली कि जी नौकरी करनी है, क्योंकि जी हर महीने इतने बिल्स हैं, ये जाने हैं, बच्चे हैं, सिक्योर फ्यूचर की तरफ जाना होता है। बिजनेस एक रिस्की भी चीज होती है। अगर आपके पास गॉड फादर नहीं है या आपके पेरेंट्स ने एक एम्पायर नहीं बिल्ड किया, तो बहुत कम लोग उस चीज में जाना चाहते हैं, लेकिन रिस्क बहुत कम लेते हैं। आप अपने कारोबार की हिस्ट्री बताएं कि आप के पास गॉड फादर थे, आपका एक कैसे आपने ये अपना कारोबार शुरू किया? अच्छा, नहीं, मेरे तो वाले साहब जो है ना वो तो शुरू दिन से नौकरी करते थे, और वो खुद भी अच्छा। क्योंकि एजुकेशन फील्ड से थे तो वो खुद एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो वो जो है वो भी इसी से थे। लेकिन बात ये थी कि बड़ा बचपन से ये ख्याल था कि कोई ना कोई बिजनेस स्टैब्लिश होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे आप नौकरियां पैदा करने वाले बन सकें, आप लोगों को नौकरियां दे सकें। अच्छा, गो के कोई इतनी बड़ी कामयाबी मुझे नहीं मिली, मैं इसका करता हूँ कि बाद औक़ात ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कभी जिस भी कारोबार में आपने किया है, आपने उस कारोबार में हमें आपने बड़े सक्सेसफुल आपने स्टोरीज़ अपनी डेवलप करनी है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कारोबार में नुकसान भी हो। अच्छा देखें, जी बड़ी मज़ेदार बात है, एक बड़े खूबसूरत आदमी ने कहा, अपनी किताब में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि अगर कारोबार ने आपको नुकसान देकर कुछ सिखा दिया है, तो फिर जी उसे नुकसान ना कहिए। फिर आप उसे जो है वो ये समझिए कि उसने आपको फ़ायदा दिया है, आपको कोई नई बिल्कुल। चीज़ सिखाई है। तो ये समझना कि हम लोग असल में हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि यार नुकसान हो जाएगा कारोबार में तो क्या करेंगे? अच्छा, नुकसान नफ़ा तो अल्लाह के हाथ में है, हमारी मसला ये कि हम कोशिश ही नहीं करते। कारोबार करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको हार्ड वर्क चाहिए, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको ये पता हो कि आपने अपनी चीज़ कैसे सेल आउट करनी है, आपने किस तरीके से लोगों की अटेंशन क्रिएट करनी है, आपने किस तरह से उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है, आपने किस तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट में एक ऐसे खूबसूरत अंदाज से बेचना है कि लोग वो प्रोडक्ट लेने के ऊपर मजबूर हो जाएं। आप बड़ी ही मजेदार बात है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत जमाना पहले मुझे याद है कि आज से कोई लाइक 10-15 साल पहले जो है वो हमारे पास इस किस्म के पेन हुआ करते थे पियानो के।
जी। और उस वक्त किसी के तसव्वुर में नहीं था कि एक दिन कोई ऐसी कंपनी आएगी जो है वो पिकासो के पेन इस तरह करके बनाएगी, या आपने पेन बनाए और उसने जी। किया। तो दिस इज न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस। आप नई जी। ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आप नई चीज, जो पुरानी चीज बनी है, आप उसी के अंदर मॉडिफाइड कर रहे हैं चीजों के। मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं पाकिस्तान में, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं नाजरीन, उनके लिए ये सेवर फूड जो हैं, जो इस्लामाबाद में हैं और लाहौर में भी हैं, ये एक चिकन पुलाव टाइप चीज सेल आउट करते जी। हैं। ये जो बुजुर्ग थे, ये बुजुर्ग बेसिकली 6th रोड रावलपिंडी में एक गर्ल्स कॉलेज के बाहर बकायदा रेडी लगाते थे, और इनको मैंने बकायदा अपनी आंखों से देखा हुआ है। अच्छा। आज वो कहाँ के कहाँ कारोबार लेकर पहुंच गए हैं। इस तरीके से बड़े बड़े लोग हैं। ऐसी कोई, जी। मैं ये कोई बात नहीं करूंगा, लोग अमूमन ये कहते हैं जी कि आप जब बड़े बिजनेसमैन की बातें करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बड़े बिजनेसमैन जो है वो तो सिर्फ बैठे हैं, जी। अमेरिका के हैं या यूके के हैं, क्योंकि हम हमेशा वहीं की स्टोरियां सुनते हैं। तो जी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपकी स्टोरीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। बड़े जी। बड़े ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, आज वो बहुत बड़ा बड़ा काम यहाँ कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान में। सो मसला अच्छा। ये होता है कि हम हमेशा पहले कदम से डरते हैं, और मैं हमेशा यही सिखाता हूं कि आप कदम रखें, बाकी बरकत डालना वो तो उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो जी। आपका कोई नहीं है। बाकी वो तो बरकत तो ऊपर वाला खुदा डालेगा इंशाअल्लाह। वो है ना जी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो जब जी। उसने, खुदा ने ये कुरान में ये बात लिख दी, तो फिर तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे अभी आप पहले हम बात कर रहे थे कि सप्लाई एंड डिमांड, जो अगर उनको सिंपल वर्ड्स में किया जाए कि जितनी सप्लाई एंड डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी बाप का बिज़नेस है या बाप-दादा का बिज़नेस है तो वही सँभालना है, पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन, जब आप तालीम हासिल करते हैं किसी चीज़ के बारे में या मार्केट को समझते हैं या अपनी टारगेट मार्केट को समझते हैं कि जैसे भी आपने बोला कि सिर्फ ये नहीं कि एक ही चीज़ को, पुराने मॉडल को लेके आगे नहीं चलना होता, टाइम के साथ अपग्रेड भी होना होता है। तो कितना ज़रूरी है ये बिज़नेस की एजुकेशन लेना? क्या सिर्फ पैसे से कारोबार कर सकते हैं या सिर्फ एजुकेशन से भी कारोबार हो सकता है? कहाँ पे एक मिडल वे है जहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा? अच्छा देखिए, ये बात बहुत जरूरी थी समझना और समझाना भी। देखिए, कारोबार तो आप रेडी लगा के भी कर सकते हैं। आप एक बिल्कुल। खूबसूरत सी रेडी लें। मैं जी। टर्की गया तो मैंने वहां पे देखा कि पाकिस्तान में भी अब तो है कि उन्होंने छोटी छोटी सी रेडियां लगाई हुई हैं, उसके ऊपर जो सैलेड है, उस सैलेड को बड़ा खूबसूरत तरीके से काटा हुआ है, काट के रखा हुआ है। साथ में उसके साथ मिर्च मसाला है, साथ में जो है, पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यहीं पे ये होता है कि ये बात सैलेड जो है वो काट के रखते हैं और आपको काट के, जी। आप रेडी लगा के भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या एक रेडी वाला जिसको बिजनेस एजुकेशन नहीं है और एक जिसको बिजनेस एजुकेशन है, क्या उन दोनों की रेडियां सेम होंगी? सेम नहीं जी। होंगी। जो बिजनेस एजुकेशन वाला है ना, वो अपनी रेडी को बड़ा खूबसूरत सा बनाएगा, उसकी आउटपुट बड़ी खूबसूरत बनाएगा, बड़ा बड़ी चीजों को ख्याल रखेगा, हाथों में ग्लव्स पहनेगा, डिस्पोजेबल प्लेट्स रखेगा, बड़ी चीजों को सैनिटाइज रखेगा, बड़ा जनाब जी। पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत बनाएगा, अपने ब्रांड बनाएगा, ब्रांड का लोगो क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद अपनी कार्ड को बड़ा खूबसूरत तरीके से ट्रेडिशनल वे से सजाएगा, प्लेट में बड़ा सजाकर आपको चीजें वो जी। रखेगा, ताकि उसकी अटेंशन क्रिएट हो, वो चीज को बेच सके। आप अंदाजा एडवर्टाइज़मेंट भी ये, समझना। हाँ। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो मुख्तलिफ तरीकों से चीजों को करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको ये सब चीजों का पता है कि कस्टमर जो है वो ऐसे नहीं आएगा, कस्टमर को खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। कस्टमर को जी। आपने चीज बेचने के लिए पहले एक अटेंशन क्रिएट करनी है। आपने एक उसकी ऐसी, उसका एक ऐसा आउटपुट ऐसा डेवलप करना है कि कस्टमर कहे कि यार ये प्रोडक्ट मैं एक दफा लेकर चेक तो करूं। और अब अगर जी। आपकी प्रोडक्ट में दम होगा, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो जिस कस्टमर ने एक दफा प्रोडक्ट ली होगी वो बार बार लेगा। अच्छा, फिर आपको ये जी। पता लग जाएगा कि यार आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ जरूरी है। अब एक ऐसा बंदा जिसको नहीं पता या जो इस फील्ड का नहीं है, उसको ये कभी भी नहीं पता होगा कि यार एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपने किस तरीके से आप कराते हैं, वर्ड ऑफ माउथ की एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है, उस पर चीजें नहीं पता। तो ये जी। चीजें आप उसको बताते हैं जो पढ़ा लिखा होता है,
तभी तो ये है ना कि बड़ी थोड़ी सी खतरनाक सी बात ये है कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्होंने अपने पास पढ़े लिखों को रखा हुआ है नौकरी करने के लिए। तो अब अगर ये सोचा जाए कि वो पढ़े लिखे जो उनको इतना इतना बिजनेस ला के दे रहे हैं वो अपना बिजनेस करेंगे तो कहां तक सूरत हाल पहुंचेगी। जी, अभी आपकी बातों से मेरे दिमाग में बहुत से सवालात आ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हीं सवालात को अगले डिपार्टमेंट पे लेके जाती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर, जी, वो भी हैं आप माशाल्लाह। आप बहुत से ऐसे लोग हमारी तरह के हैं, जो वो लोग हैं जिनके पास गाइडेंस नहीं होती, आप उनको गाइड भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट करती हूँ कि ये जो आजकल ट्रेंड चला है या ये जो सिस्टम आया है, जो तमाम टीचर्स ने लेके आए हैं कि लोगों को समझाना उनकी आम ज़ुबान में। कहा जाता है कि किताब से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा आप किताबें पढ़ते हैं और वो आप पढ़ते हैं, समझते नहीं है, और अपनी जुबान में वही चीज जब आपको कोई आपका बड़ा या आपसे समझदार या कोई भी इंसान समझाता है तो आपकी बात समझ में आ जाती है। तो आपने ये जो शुरू किया है लोगों को एडवाइस देना या अपना ये चीजें लेके चल रहे हैं आगे, तो आप क्या समझते हैं कि लोग के जैसे आपने बोला नौकरी और कारोबार, हमारे पास करियर के लिए कोई खास डिपार्टमेंट नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि आप फर्दर ये इस चीज को एस्टेब्लिश करेंगे या अपने प्लेटफॉर्म को एक्सक्यूज़ मी, अपने प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके तो आप लोगों में ये अवेयरनेस या ये सहूलत फ़राहम करने की कोशिश करेंगे? या आपकी कोई इसमें काविश है ऑलरेडी? अच्छा देखिए, बात ये है कि मोटिवेशन क्या चीज है, पहले इस चीज को समझे। ये जी, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी के उसने मुझे मोटिवेट किया, मोटिवेट क्या चीज जी, है? मोटिवेट ये होता है कि आप किसी को एक बड़ी ही ग्लूमी पिक्चर से निकाल के उसको बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर आपने उसको एक दिखाई है। ये जी, मोटिवेशन का कमाल होता है। देखें, बात ये है कि मेरे कहने से अगर कोई बंदा उसकी नेगेटिव वाइब्स खत्म होकर पॉजिटिविटी वाइब्स की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने लेवल का काम कर दिया। जी, मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी ये है ज़रूर। कि मैंने आज ही अपने पेज पे भी लगाई है वो स्टोरी। एक मदर हैं जिनके 4 बच्चे हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कुछ एक वीडियो थी बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने मुझे फोन करके ये पूछा कि जी के आप जो है ना वो मुझे बताएं कि किस तरीके से बिजनेस करें। मैं कहा आप क्या बिजनेस करती हैं? उन्होंने कहा मैं छोटे लेवल के ऊपर अभी आम अपने आसपास के लोगों के में मैं जो है ना वो ये कपड़े सेल आउट करती हूँ और मैं उनको मुख्तलिफ किस्म की चीजें सेल आउट करती हूँ जिसमें मेन वियर है, वुमेन वियर है, बेड शीट्स हैं, ये वो काम कर रही हूँ। लेकिन मैं बड़े अरसे से कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत बड़े पैमाने पर लेके जाना चाहती हूँ। मैं कहा आपका जी, कोई अपना फेसबुक पेज है? उन्होंने कहा कि नहीं है पेज। मैं कहा आप अपना फेसबुक पेज बनाएं। अच्छा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके पास मोबाइल हैं अच्छे? हाँ जी, मोबाइल अच्छे हैं। मैं कहा खूबसूरत सी पिक्चर्स खरीद लें, पिक्चर्स लेके उसको बड़े खूबसूरत तरीके से सेट करें, सेट करने के बाद पेज के ऊपर लगाएं। अब आप बताएं, अपना लोगो डिजाइन करें, अब आप बताएं। फिर उन्होंने कहा कि ये मैं सब कुछ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो अपना कारोबार चल रहा है। मैंने कहा मुझे आप जी, ये बताएं कि अभी आपके पास कितने कस्टमर्स हैं? उन्होंने कहा 20 कस्टमर्स हैं या 30 कस्टमर्स हैं। मैं कहा अगर यही कस्टमर आपका 100 हो जाए और आपका जी, रेवेन्यू बढ़ जाए और आपके जी, घर पैसे आने लग जाएं, तो क्या आपका नहीं ख्याल कि आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पे कल के मुख्तलिफ लोगों को नौकरियां भी दे सकते हैं? जी, अच्छा, अब मदर ऑफ अ 4 चिल्ड्रन डूइंग दिस बिजनेस जी, ऑल हर ओन विद द नेम ऑफ बाजी कलेक्शन, वो ये काम जी, कर रही हैं और उन्होंने कमाल कर दिया है। अभी उनका छोटा सा फेसबुक पेज है जिसपे मेरा ख्याल है कि 25-30 लाइक्स हैं, लेकिन रोजाना वो कोई ना कोई चीज अपलोड कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। नो, दिस इज द हाउ यू मोटिवेट पीपल, यू एनर्जाइज पीपल। आप जी, हमारे यहाँ मसला ये है कि माजरत के साथ मैं अपने जो अपने प्यारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको ये बड़ी मदद, हम लोगों का मसला ये है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज क्रिएट करते हैं, लोगों को खामखा एक चीज से डरा देंगे। अब जी, कोरोना से हमने यकदम डरा देंगे, कोई ये बात नहीं करेगा कि यार इसकी पॉजिटिव एंगल्स भी देखें। मसलन मैं जी, आपको बड़ी बताता हूँ, मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त का फोन आया सऊदी अरब से। तो उसको मैं जब उससे मिलकर आया था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम ना बहुत ज्यादा ओवरवेट हो। तो उसने कहा लगता है भाई आपने नई पिक्चर नहीं देखी। तो नई पिक्चर उसने भेजी तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार बड़े स्मार्ट वे हो, खैर है। कहते यार हमने कहा लॉकडाउन का फायदा उठाएं, सारे होटल तो बंद है तो हम ना पतले हो जाए। जी, नाउ दिस इज द वन वे ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल बरक्स इसके एक और ऑपोजिट साइड है
कि एक बहुत ही मेरा जबरदस्त दोस्त जो बहुत पतला था वो बहुत मोटा हुआ था। मैं कहा यार ये क्या हुआ है? कहता यार सारा कसूर लॉकडाउन का है यार, सारा कसूर कोविड का है, सत्यानाश हो गया है यार, घर बैठे बैठे बोर हो गए, सिवाय खाने की और कोई सोचता ही नहीं। अब ये आप देखें कि ये दो दो साइड ऑफ द स्टोरीज हैं, एक नेगेटिव वाइब्स की स्टोरी है, एक पॉजिटिव वाइब्स की स्टोरी। तो द मैटर इज कि आप जितने लोगों को पॉजिटिविटी देंगे, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे, इसका मतलब ये कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को जीने की उमंग दे रहे हैं। तभी डेल कार्नेगी ने किताब लिखी थी, उसने तो किताब दायवा कोविड से बहुत पुरानी लिखी है। उसने कहा था कि परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए। जी। तो हम लोग बेसिकली परेशान बहुत ज्यादा होते हैं, हम लोग जीने की उस हिसाब से कोशिश नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उसका ये नुकसान होता है कि हम और लोगों को भी उनके अंदर भी जीने की उमंग पैदा नहीं करते। जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। लेकिन मैं ये कहती हूँ जिस तरीके से ना अगर हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बहन-भाई होते हैं, वो भी हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं समझते हैं कि शायद इनका कोई पर्सनल इनका मुफ़ाद है इसके अंदर, ये पर्सनल इंटरेस्ट है। जो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो आपको एक गॉडफ़ादर की तरह लगता है कि इस बंदे का हमारे साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो हमें कितनी अच्छी तरीके से बात बता रहे हैं, कर रहे हैं। जब आप इतनी पॉजिटिव चीज़ें ऑडियंस को या अपने सुनने वालों को, देखने वालों को दे रहे होते हैं, तो आपका खुद काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? कुछ थेरेपीज़ भी करते हैं या ऑल द टाइम आप तो पॉजिटिव नहीं रह सकते, तो आप किस तरीके से खुद को मेंटेन रखते हैं कि मेक श्योर यू आर ऑलराइट? अच्छा देखिए ना, ये तो निज़ाम कायनात है, निज़ाम कुदरत है कि आप हर वक्त खुद जो है वो बड़ी हाई एम्स, हाई वाइब्स के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर नहीं रहते। आपको खुद भी ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त प्रेशर फील होता है, आपको किसी ना किसी वक्त आपको खुद भी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। तो जब भी मेरे पास नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं तो मैं दो चीजें सोचता हूँ। पहली चीज ये सोचता हूँ कि क्या खुदा ने मुझे किसी बेसिक नेसेसिटी से तो महरूम नहीं किया, यानी कि 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ कि वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे खतरनाक क्या हो सकता है। मतलब बच्चे इससे बड़े बार ये पूछते हैं, सारा इंटरव्यू का बड़ा डर होता है। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आपका सबसे बड़ा डर क्या होता है? उन्होंने कहा सर इंटरव्यू पे नहीं रखेंगे। मैंने कहा नहीं रखेंगे तो आपके घर में नहीं रखने का बिल भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना, आपको कुछ बुरा भला तो नहीं कहेंगे ना। जब आपको बुरा भला नहीं कहेंगे तो फिर आप इससे जाएं कि यार एक दफा ट्राई तो दें। नहीं रखेंगे सो व्हाट, हम किसी और जगह पे अप्लाई करेंगे। तो हम अनफॉर्चुनेटली करते क्या है कि हम लोग वर्स्ट सिनेरियो से डर जाते हैं। तो मैं बात वक्त ये करता हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो से नहीं डरना कि ठीक है खुदा ना खास्ता एट द मोस्ट क्या हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ओके फाइन, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव वेज। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, आप ऑल्टरनेटिव वेज फाइंड आउट करें। आप ये ना सोचें कि एक दरवाजा बंद हो गया तो अब बस मेरी लाइफ खत्म हो गई है। एक दरवाजा बंद हुआ है तो 10 दरवाजे और खुले होंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन हम एक्चुअली कोशिश नहीं कर रहे होते, हम एक्चुअली जो है ना उस तरफ स्ट्राइव होते। और उसका नुकसान अनफॉर्चुनेटली उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि हम उस अंडर प्रेशर में रहते रहते हम लोग हार जाते हैं। वो हजरत अली करम वजह का एक कौल है, उन्होंने ये फरमाया कि परेशानी में अगर आप घबराहट में मजीद घबराहट जो है वो ज्यादा नुकसानदेह होती है। आप परेशान हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज हैं, आप परेशान हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई टेंशन हो गई है, कोई घबराहट है, तो ओके फाइन, आप जो है वो है कि आप खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। और हम लोग बाज़ औक़ात 2 काम करते हैं, ये आज भी मैं कर दूं। मौलाना मौदूदी ने फरमाया कि किसी को भी कभी भी गुस्से में जवाब ना दें। आपको कोई एंगर है, आप उसको जवाब ना दें। आपको कोई गुस्सा किसी के ऊपर आया है तो आप 1 दिन रुक जाएं, 24 घंटे का वक्फा डालें और 24 घंटे के वक्फे के बाद दें। क्यों? इस वजह से कि जब आपको गुस्सा आया होता है तो आप उसका जब यकदम रिस्पॉन्स देंगे तो आप बहुत ही हार्श रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन जब आप उसी गुस्से का 24 घंटे के बाद जवाब देंगे तो आपके गुस्से का लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका होगा, तो फिर आपका जवाब देने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा।
तो होता यह है कि हम लोग, आप उठाकर देख लें, जितने भी लोगों की आपने लाइफ हिस्ट्री देख लें, आप उनका लाइफ पैटर्न देख लें, अगर किसी की भी आप ऐसा देखेंगे कि उसकी जिंदगी खराब हुई, तो उसकी जिंदगी के खराब होने के तकरीबन 80% जो चांस होता है वो उसका अपना गुस्सा होता है, उसकी अपनी एंगरनेस होती है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी वजह से नुकसान क्रिएट होते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे मोस्टली लोगों की कामयाब ना होने की, कि हम लोग अपने गुस्से में आकर ऐसे रिएक्शंस, ऐसे रिस्पॉन्सेस दे देते हैं जो कि सदियों, उसने कहा था ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आ सकती। तो आपका जो है ना, वो जब आपने बात जुबान से निकाल दी है, तो वो फिर उसने फिर अपने कमालात सरंजाम दे दिए हैं। तो अब उस बात को दोबारा रिकवर, देखिए ना, शीशे में एक खराश आ जाए तो आप उस शीशे को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अब वो खराश ही रहेगी। अब आपकी कोशिश सिर्फ ये होगी कि आप उस शीशे की खराश से मजीद शीशे की खराशें ना क्रिएट हो। तो अब जब मजीद शीशे की खराशें नहीं क्रिएट करने के लिए आप उस शीशे की एहतियात करेंगे, उसको हल्का हाथ लगाएंगे, उसकी जरा खातर मदारत करेंगे शीशे की, तो आपकी कोशिश होगी कि ना। द सेम वे द रिलेशनशिप्स आर इन द वर्ल्ड। दुनिया में रिलेशनशिप्स बिल्कुल एक छोटे से शीशे की तरह है। अगर उसमें एक दफा दरार पैदा हो जाए तो फिर उस दरार को आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, आप उस लॉस को या उस चीज को आप मिनिमम पे आप लेते आएंगे ताकि उससे मजीद नुकसान ना हो। तो यही सेम हम थेरेपीज हैं, यही थेरेपीज लोगों को करनी चाहिए। आज आपने जितने भी लोग सुन रहे हैं, स्पेशली मैं कह रही हूँ, जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं या जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मैं कुछ ऐसी बातें कर दूं कि उनको याद रह जाएं। जो लोग आजकल जो जिस तरह का जमाना जा रहा है या जो निजाम हमारा जा रहा है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और कंपटीशन की वजह से कभी कभी हम लोग अपनी जरूरियात को भूल जाते हैं और लोगों को दिखावे में पड़ जाते हैं। तो आप अपने सुनने वालों को इसके ऊपर क्या ऐसा कहना चाहते हैं कि ये कितना जरूरी है कि अपनी जरूरतों को अंडरस्टैंड करना और अपनी लाइन को लेके चलना, बजाय कि लकीर के फकीर बन के जो सब कर रहे हैं उसी के ऊपर चलते जाए। अच्छा देखिए, बात यह है कि जरूरतें क्या हैं। जरूरतें ये होती है कि आपने ये देखना है कि किस चीज से आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब बात यह है कि बड़ा जबरदस्त बात ये कही गालिब ने कि अगर आपको अपने जरिए माश से, जिस चीज से आप कमा रहे हैं, वो और शौक इकट्ठा हो जाए और आप उस चीज से खुश भी हो जाएं, तो ये बात जहन नशीन कर लें कि आप अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हैं। आप जितने ज्यादा ये देखेंगे कि आप अपनी जरूरतों से सेटिस्फाई होने लग जाएंगे, तो फिर तो वो जरूरतें ठीक है। लेकिन आपकी वो जरूरतें अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, तो इसका मतलब यह है कि नुकसान आता है। अच्छा, अब बात रही लकीर के फकीर, हमारे यहाँ अगेन मैं फिर पुरानी जो मैंने बात की थी करियर काउंसलिंग के बारे में, उसकी बात फिर ले आता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग अक्सर जो फील्ड चूज करते हैं, यानी कि जो भी हम लाइन में जाते हैं, हम मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरी मुराद है तकरीबन 75% केसेस में हम अपने दोस्त के पीछे जा रहे होते हैं। यार मेरा दोस्त जो है ना वो बैठा हुआ है, वो प्री मेडिकल में जा रहा है तो मैंने जाना, मेरा दोस्त जो है ना प्री इंजीनियरिंग में है तो मैंने जाना, मेरा दोस्त जो है ना वो मेडिकल में वो किसी और फील्ड में चला गया तो मैंने उसमें जाना। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी अपनी चॉइस क्या है। हम अपनी चॉइसेस नहीं, हम लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि बस सब कुछ बना बनाया हमें मिल जाए और हम उस बना बनाया के ऊपर जिंदगी को हासिल कर लें, और बस हमें कोई प्लेट में रख कर दे दे और पेश कर दे कि जनाब ये ने प्लेट हाजिर है जनाब। ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया है, ये इस दुनिया में आप नहीं करेंगे। जी, मैं समझती हूँ कि जैसे आजकल एजुकेशन पर इतना जोर हो रहा है कि हर माँ बाप का दिल करता है कि जी बच्चे हमारे पास पढ़ाई करें, साथ में कुछ और नहीं करना। बच्चों को अगर साथ में, मैं समझती हूँ कि अगर स्किल्स भी सिखाए जाएं तो पेरेंट्स को ज्यादा आइडिया हो जाता है कि हमारा बच्चा इस फील्ड में या उसमें ये स्किल्स वो नहीं इतना केपेबल है, वो इतना लर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तालीम पे इतना ध्यान दे रहे हैं ना, हम उनकी
स्पोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं, ना उनको कोई स्किल सिखा रहे हैं। अगर ये भी चीजें हम शुरू से बच्चों में डेवलप करें तो पेरेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज आप ये प्लेटफॉर्म यूज करके, जैसे कि कैरियर काउंसलर के बारे में आप कह रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट के साथ को कोई पैगाम देना चाहते हैं कि कितना जरूरी है कि वो आपको सपोर्ट करे, टीचर्स को, कि वो इस चीज में आप इसको लेकर आए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट मिल के काम करेगी तो मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। तो कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी चीज आप गवर्नमेंट को इस प्लेटफॉर्म को यूज करके देना चाहते हैं कि वो आपको कैरियर काउंसिल में आपकी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करें? अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात ना इस मौजू पे कासिम अली शाह साहब ने कही थी, बहुत ही खूबसूरत बात, और मैं उनकी बात की बिल्कुल तायीद करूंगा। उन्होंने जुमला बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि जैसा आप मुल्क बनाना चाहते हैं वैसा ही आज अपना निसाब तालीम बना लें। जैसा आप बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, वैसा आज निसाब तालीम बना। हमारा अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि हम लोग निसाब तालीम जो हमारा है, हमने उसके ऊपर हम वर्किंग उस हिसाब से कर नहीं रहे। हमने ये नहीं देखा, हमने ये नहीं सोचा कि हम बच्चों को स्किलफुल बनाएं। मतलब मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल देता हूं कि रशिया में वो बच्चे को साइमल्टेनियसली 2 एजुकेशन इकट्ठी एक वक्त में देते हैं। यानी कि एक बच्चा तो वो जो है वो एजुकेशन अपनी हासिल कर रहा होता है जो उसकी अपनी रेगुलर एजुकेशन है, और साथ में वो कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहा होता है। वो आइदर प्लम्बिंग का है, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो डेंटर, कोई भी है, कि अगर कल को उसको अपने एजुकेशन के हिसाब से ना भी मिल सके नौकरी, तो वो अपनी अर्निंग, अपनी लिवलीहुड मेंटेन कर सके। आज हमारे यहाँ ऐसा किधर है स्किलफुल का काम? कौन है स्किलफुल? हमारे यहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इतना इतना बड़ी मिकदार के अंदर, क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस रॉ मटेरियल का पता ही नहीं है। मैं अभी एक स्टैट सिर्फ शेयर करूंगा आपके साथ, और अगर कोई मुझे सुन रहा हो, कोई हुकाम आला सुन रहे हो, तो उनको भी पता लगे कि क्या स्टैट्स हैं। पाकिस्तान में कमोबेश कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी? 100, मैं 100 प्लस है ऑब्वियसली, लेकिन मैं 100 तक की बात करता हूँ सिर्फ। हर यूनिवर्सिटी एक साल में तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 150 से 250 के करीब स्टूडेंट को ग्रेजुएट करती है। हम अंदाजा लगा लेते हैं 200। अब आप 100 यूनिवर्सिटीज को एक साल में जरब दे दें 200 से, तो हमने कितना बच्चा ग्रेजुएट किया? तकरीबन 2 लाख मेरा ख्याल है। हाँ, 2 लाख। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि हम हर साल कितना बच्चा ग्रेजुएट कर रहे हैं? 2 लाख। 2 लाख की कंजम्पशन किधर है? कौन जानता है कि कंजम्पशन कहां है? उस 2 लाख की कंजम्पशन ही कोई नहीं है। उस 2 लाख की कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। आपको जिस फील्ड के लिए बंदा जरूरत है, उस फील्ड का बंदा ही आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा है? सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि जब बच्चा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ता है और वो वहां पे लाखों रुपए फीस दे के बाहर निकलता है, तो उसका ख्याल ये होता है कि जिस दिन मैंने बाहर कदम रखना है उस दिन मुझे जो है ना वो 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। 1 लाख रुपए की नौकरियां ही नहीं है। आपका जो करियर है वो स्टार्ट ही जो है वो 15,000 20,000 स्टार्ट होता है। मैंने अपनी जिंदगी का आगाज जो है 5,000 रुपए से किया था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2010 की, 10 साल पहले जी। अब आप मसला हमारे यहाँ ये है कि हमने कभी भी काउंसलिंग के ऊपर काम ही नहीं किया। करियर काउंसलिंग के ऊपर हमने कभी ये मोटिवेशन ही नहीं डेवलप की। हमारे जो भी मेन बड़े इदारे, मसलन अब बड़े बड़े इदारे काम कर रहे थे, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन PITB है, उन्होंने मुख्तलिफ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम ये किया कि वो मुख्तलिफ बिजनेस प्लान आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे, चला रहे थे, इंक्यूबेट कर रहे थे। हमने वो सब कुछ इंक्यूबेशन ही बंद कर दी कि भाई इंक्यूबेशन ही नहीं करने की जरूरत। तो हम अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहे हैं, हम नए आइडियाज की तरफ काम नहीं कर रहे। देखे ना, हमारे पास मुड़ जुड़ के क्या चीज है? एक टेक्सटाइल है, उसके बाद एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद किसी हद तक एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है जो कारोबार के लिए। इसके अलावा कौन से यहाँ पे बड़े कारोबार हो रहे हैं? हमने अगर दुनिया से compete करना है तो हमने क्या जो है वो नई फील्ड में नहीं अपने आप को लॉन्च करना, हमने नई फील्ड में अपने आप को नहीं लेकर जाना। तो हमने एक्चुअली ये किया कि हमने देखे ना, अब अगर उबर जैसे आइडियाज हम नहीं जनरेट कर सके और बाहर की कंपनी आके यहाँ पे जनरेट करके कामयाबी हासिल कर लेती है, तो वो हमारे लिए इसलिए अफसोसनाक बात है ना
कि हमने जो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई हुई है, फिर वो क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है मार्केट के अंदर, वो किस चीज को प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने अनफॉर्चुनेटली स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, हमने जो है वो सिर्फ बच्चे को एक एजुकेशन देने के ऊपर काम किया, फोकस किया, और बच्चा उससे एजुकेशन हासिल कर रहा है और उसको ये पता ही नहीं है कि उसके साथ एट द एंड ऑफ द डे होना क्या है। तो मेरा कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स हैं, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि खुदा के लिए खुदारा अपने बच्चे को वो करने दें जो वो चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसका पैशन है। आप वो उस पैशन के अंदर ही बहुत कुछ करेगा, बहुत वंडर्स करेगा, बहुत कमालात, हाइट्स ऑफ सक्सेस के ऊपर जाएगा। लेकिन आप उसको उसकी मर्जी का करियर चूज करने दें, लाइफ चूज करने दें। उसकी वजूहत ये है कि वो आपके कहने के ऊपर किसी और लाइन में चला जाएगा, पता नहीं उस लाइन में वो कितना कामयाब होगा, कितना वो चलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए बेसिक अपने जो आपके जो फाउंडेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो आपके स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, सेकेंडरी लेवल स्कूल, कॉलेजेस, वहां पे करियर काउंसलिंग सेंटर्स को डेवलप करें, वहां पे लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या लाइन चूज करनी है। अगर हमने सारे डॉक्टर और सारे इंजीनियर्स बना दिए तो फिर हमारे पास और कोई फील्ड नहीं बचेगी, तो फिर हम यहाँ पे सारे हाथ मलते रह जाएंगे। हाँ जी, आई थिंक सप्लाई एंड डिमांड का रूल जो है ना, वो शुरू से ही प्राइमरी से ही स्टार्ट कर दें तो शायद वो यूनिवर्सिटी लेवल तक समझ आ जाएगा। बहुत सी बातें हैं और इतना कुछ पूछना था मैंने आपसे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम आगे और सवालात नहीं पूछ सकते। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने दी, इतना कुछ सीखने को मिला। और आप वैसे भी आपका पेज फेसबुक पे या यूट्यूब पे हम आपको सुनते रहेंगे, अगर कोई भी बात हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं इनके फेसबुक पेज के थ्रू। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, हमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें सिखाई, और आइंदा भी हम आपका बहुत काम भी देखेंगे और आपके इंफॉर्मेशन से हम मुस्तफीद भी होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एंड बीपीडब्ल्यूएस के प्लेटफॉर्म से आप हमें सुन रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे जी सलमान हुसैन राजा, बहुत अच्छी हमारी उनके साथ गुफ्तगू रही। लेकिन मेरे बाद आ रहे हैं जी समीर, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप उनको भी लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल सादी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जाते जाते मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियां बांटे, क्योंकि आसानियां बांटने से आसानियां मिलती हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। रब रखा।